Hello everyone, so in this video we are going to discuss something about environment and climate change, and we are going to see what really happened, how this movement to protect the environment and biodiversity started, and why we celebrate the Environment Day on 5th of June. When was for the first time that the global community recognized environmental challenge and came up with certain provisions to protect the biodiversity and the environment. So the world in the 60s, initially killing animals for trophies was a socially accepted norm. As you can see in the figure first, a lot of animals have been killed and their skins, bones as well as horns have been put there and they are taking pictures with them. So this was a social norm back then. यानी कि 1960s में या उससे पहले जो है ये एक सोशल नॉर्म था. आपने अगर उस जमाने का कोई मूवी देखा होगा तो उसमें भी आप देखोगे कि एंटेलोप का जो सिंग होता है उसको लोग घर में सजा के रखते थे, और जो राजा महाराजा उस टाइम के होते थे या ब्रिटिशर्स होते थे वो जनरली शिकार पे जाया करते थे. एंड दैट इज़ वाई द सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका वॉज टर्म्ड एज द बिग गेम कंट्री. वो गेम था शिकार का, जो कि आपने देखा होगा कि पहले के जो भी राजा महाराजा होते थे वो शिकार पे जाते थे. दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉब्लम. उससे क्या हुआ, उससे हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, हमारे जो एनिमल्स है उनका लाइफ थ्रेटन हो गया. बहुत सारे जो स्पीसीज हैं वो एक्सटेंट हो गए. फॉर एग्जाम्पल द चीता इन इंडिया गॉट एक्सटेंट बिकॉज नंबर 1 उनका इंडिस्क्रिमिनेट पोचिंग होता था, नंबर 2 उनका जो हैबिटेट था जहाँ वो ड्वेल करते थे उसका लॉस हो गया. सो दिस वॉज द फर्स्ट चैलेंज, दैट इज़ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. The second challenge was industrialization, which was polluting the environment by emitting some of the harmful gases in the environment. उससे क्या हो रहा था, उससे global warming हो रहा था और through that climate change हो रहा था. Then the third thing was indiscriminate use of fertilizers and pesticide, which led to green revolution, but at the same time it led to degradation of the soil. In 1962, we have a very famous book which is asked in most of the examination, जैसे टिस्ट का एग्ज़ाम होता है या फिर दूसरे एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो इसका ऑथर कौन है ये आपसे पूछा जा सकता है. सो रैचल कार्सन वॉज द ऑथर ऑफ साइलेंट स्प्रिंग, जिसके थ्रू ये हाईलाइट किया गया था कि जो फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं वो डिग्रेड कर रहे हैं इन्वायरमेंट को. एंड इट पॉपुलराइज द आइडिया दैट पॉइजनिंग द नेचर वो डैमेज द ह्यूमैनिटी. एंड देन अनदर थीसिस जो पॉपुलर हुआ था उसी समय वो था क्लब ऑफ रोम द्वारा एक रिपोर्ट या एक थीसिस जिसका नाम था द लिमिट टू ग्रोथ, जो कि आपको दूसरे साइड में दिख रहा होगा, द लिमिट टू ग्रोथ. एंड द साइलेंट स्प्रिंग बाय रैचल कार्सन, इन दोनों ने बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया था हाईलाइट करने के लिए इन्वायरमेंटल इशू को. फिर क्या होता है, इन 1972 पहली बार UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट होता है और वहाँ से ओरिजिनेट करता है दो कॉन्सेप्ट. पहला UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम और दूसरा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे. नाउ UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था. द कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड ऑन 5th of June. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स वी आर सेलिब्रेटिंग 5th June एज इन्वायरमेंट डे. द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम और UNEP was created as a result of this conference, which is headquartered at Nairobi. And one of the seminal issues that emerged from the conference is the recognition of poverty alleviation for protecting the environment. और इसका श्रेय किसको जाता है, इसका श्रेय जाता है श्रीमती इंदिरा गांधी को. So PM of India Indira Gandhi in her seminal speech in the conference brought forward the connection between ecology या ecological management and poverty alleviation. उन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर कोटेशन बोला था, पॉवर्टी इज़ द ग्रेटेस्ट पॉल्यूटर. इसका बेसिक मतलब ये है जहाँ पॉवर्टी है वहाँ लोग का बेसिक नीड जो होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो इन्वायरमेंट पे ध्यान नहीं दे सकते हैं. यानी कि जो पुअर कंट्रीज़ जो है वो भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं कर सकती है, क्योंकि उनको जो बेसिक नीड्स है जैसे फूड, शेल्टर या हेल्थ, ये
पूरा नहीं है सो इस पे उनका ज़्यादा रिसोर्स खर्चा होगा। सिमिलरली अगर कोई गरीब है तो वो अपने जलावन के लिए टिम्बर ही यूज़ करेगा, वो गैस यूज़ नहीं कर सकता है। सो पॉवर्टी इन अ वे इज़ द ग्रेटेस्ट पॉल्यूटर। और ये क्वेश्चन बहुत जगह आता है, यूपीएससी मेंस में भी आपको जस्टिफाई करने के लिए आता है, कई बार इंटरव्यूज़ में पूछता है, कई बार इस पे इसे लिखने के लिए भी आपको आता है। सो वी हैव सीन इन 1972 वी हैड समथिंग द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1987 के आसपास में एक कमेटी बैठता है या कमीशन बैठता है जिसका नाम होता है बर्टलैंड कमीशन। सो ये बर्टलैंड कमीशन को क्या बोलते हैं, द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। सो द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट एक रिपोर्ट लेके आता है जिसका नाम होता है आवर कॉमन फ्यूचर। और इसी रिपोर्ट में पहली बार एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है जिसका नाम होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि एक तरफ हमारा एनवायरनमेंट है, दूसरी तरफ हमारा डेवलपमेंट है। सो इनका सिंथेसिस जब करेंगे तो जो रिजल्ट निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अ वे केम थ्रू आवर कॉमन फ्यूचर। In 1992, after 20 years of Stockholm, we had this conference called United Nations Conference on Environment and Development, जिसको कि अर्थ समिट भी बोलते हैं, इन रियो डे जानेरियो, जो कि ब्राज़ील में है। So here we will try to understand 4 things. कॉन्फ्रेंस में कुछ कन्वेंशंस बनते हैं and each convention will have some legally binding protocols. तो उनको प्रोटोकॉल्स बोलते हैं जिसको फॉलो करना होता है। कन्वेंशंस में रूल डिसाइड होते हैं जिसको प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। और प्रोटोकॉल्स से जब पार्टीज़ और जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसकी जो पार्टीज़ मिलती है बाद में उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ बोलते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स बेटर। पहला होता है कॉन्फ्रेंस, यूएनसीईडी कॉन्फ्रेंस था, कब हुआ था, 92 में। कहाँ हुआ था, रियो डे जनारियो ब्राज़ील में। इसको अर्थ समिट भी बोलते हैं। यहाँ से कन्वेंशन निकला। हर एक कन्वेंशन का प्रोटोकॉल होता है जो कि लीगली बाइंडिंग होता है। और प्रोटोकॉल्स जो साइन करते हैं कंट्रीज़, उनका जब मीटिंग होता है तो उनको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ बोलते हैं। कि रियो अर्थ समिट होता है 92 में, उससे 3 कन्वेंशंस आते हैं। रियो अर्थ समिट क्या था, कॉन्फ्रेंस था। कॉन्फ्रेंस से क्या आएगा, कन्वेंशंस। 3 तरह के कन्वेंशंस आएंगे जो इम्पॉर्टेंट है। और कन्वेंशन से क्या आएगा, लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल्स आएंगे। पहला कन्वेंशन का काम था क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करना, उसका नाम था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर एक प्रोटोकॉल आएगा जो कि लीगली बाइंडिंग होगा, इसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। सो दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। यूएनएफसीसी क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने का एक कन्वेंशन है, इसका प्रोटोकॉल है क्योटो प्रोटोकॉल, जिसके अंदर लीगली बाइंडिंग रूल्स बने हुए हैं। अभी आते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो ये है बायोडाइवर्सिटी को सेफगार्ड करने के लिए कन्वेंशन। इसके अंदर 2 लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल्स हैं, एक है नगोया प्रोटोकॉल, दूसरा है कार्टाजीना प्रोटोकॉल। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ द थर्ड कन्वेंशन जो यहाँ इवॉल्व हुआ था उसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। और ये ऐसा कन्वेंशन है जो कि लीगली बाइंडिंग है, तो इसके लिए कोई प्रोटोकॉल की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। तो इसका अलग से कोई प्रोटोकॉल नहीं है। जो 92 का अर्थ समिट हुआ था वहाँ एक और चीज़ इवॉल्व होकर आया था जिसका नाम है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। वो क्यों हुआ था, ये तीनों कन्वेंशन जो बनाए गए इसको लागू करने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत होगी, तो वो पैसा कहाँ से आएगा, उसके लिए ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी बनाया गया। The Global Environment Facility was established on the eve of 92 Rio Earth Summit to help tackle our planet's most pressing problems. The GEF also serves as financial mechanism for the following conventions. पहला है हमने बोला था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दूसरा है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC, देन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये तीनों तो वहीं पे ओरिजिनेट हुए थे। इसके अलावा 2 और कन्वेंशन है जिसको ये फंडिंग करता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स और मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी।
अब आते हैं UNFCCC पे। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? बॉन में है। बॉन कहाँ पे है? जर्मनी में है। इट एड्रेसेस द इश्यूज related to climate change. The Kyoto Protocol was concluded and established legally binding obligation under the international law for developed countries to reduce their greenhouse gas emission. और यहाँ पे जो डेवलपिंग या फिर लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनको थोड़ा सा कंसेशन मिला था। सो ग्रीन हाउस गैस को भी ये डिफाइन करता है। सो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 6 तरह के ग्रीन हाउस गैस को रिकॉग्नाइज करता है। ऑल्दो देयर आर अदर टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, लेकिन अगर हम बोले कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कौन से 6 ग्रीन हाउस गैस है तो उसका एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड नंबर 1, मीथेन नंबर 2, देन नाइट्रस ऑक्साइड एंड देन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, देन परफ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सो ये नाम आपको याद होने चाहिए, आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं। और यहाँ 2 और कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ। पहला हुआ कार्बन क्रेडिट का और दूसरा हुआ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का। सो इसको बाद में हम डिटेल में देखेंगे। दूसरा कन्वेंशन हमने बोला था वो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दिस कन्वेंशन हैज़ 2 प्रोटोकॉल्स अंडर इट। पहला है कार्टेजिना ऑन बायो सेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। It is an international treaty governing the movement of living modified organism या फिर LMOs resulting from the modern biotechnology from one country to the another। अब देखो one country से another country में जब आप जाते हो तो कैसे जाओगे? कार से जाओगे। तो कार से LMOs को लेके जाओगे तो इस तरह से आप विजुलाइज कर सकते हो कि कार से कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स होते हैं या LMOs होते हैं उसको हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड है कार्टेजिना प्रोटोकॉल। दूसरा है नगोया प्रोटोकॉल। ये किस लिए है? ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क for the effective implementation of the fair and equitable sharing of benefit arising out of utilization of genetical resources। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल है। मान लो हिमालय में अश्वगंधा करके एक हर्ब मिलता है, तो वो हिमालयन पीपल मान लीजिए कि उसको कल्टीवेट करते हैं। आप कोई बाहर की कंपनी है, आप यहाँ आते हैं और उसको पेटेंट करा लेते हैं, तो ऐसा करा के उसका जो सारा बेनिफिट है वो आप गेन कर लेते हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं, अगर बाई चांस आप पेटेंट कराते हैं तो उससे जो बेनिफिट होता है वो आपको उस कम्युनिटी के साथ शेयर करना होगा। सो दिस कम्स अंडर नगोया प्रोटोकॉल। एज इंडिया साइन द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इट केम अप विद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इन 2002। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ क्या है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, जिसके थ्रू जो ये पेटेंट का इशू होता है या कार्टेजिना प्रोटोकॉल का जो इशू होता है उसको देखा जाता है। सो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, पहला कार्टेजिना प्रोटोकॉल, दूसरा नगोया प्रोटोकॉल और तीसरा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। दीज 3 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। So we had a brief review in this video. In next video we are going to see further in detail some of the provisions which are important for our environment. Like we have one convention called Vienna Convention, through which we have a protocol called Montreal Protocol जो कि ओजोन डिप्लीशन को देखता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि COP26 जो होने वाला है वो UK में होने वाला है, ग्लासगो में, इन पार्टनरशिप विद इटाली। यानी कि 2021 का अभी जो COP25 हुआ था वो कहाँ हुआ था? मैड्रिड में हुआ था। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।